नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में देखेंगे टेट, सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए संज्ञा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो संज्ञा, वर्णमाला और बाइगोश की पर आधारित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जांच करें कितनी है तैयारी आपकी। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी डा और ऑप्शन डी डुआ, यानी कि लड़का वाला अणा। तो बताएं इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो जो जुड़कर बनते हैं, यानी कि दो शब्दों से, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञा। अब ज्ञा जो बनता है वो जा और प्लस यहाँ से मिलकर बनता है, जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है ज्ञा। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? यानी कि कौन सा वर्ण है जो दंते वर्ण नहीं है, यानी कि दंत से उच्चारण नहीं होता है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी टा। तो बताइए कौन सा वर्ण है जो दंत से उच्चारण नहीं होता है? तो दंत से उच्चारण होने वाले शब्दों की अगर बात करें तो ता है, त, थ, द और धा और ना और ला और सा। ये सब वर्ण दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। यदि इतने पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हमारी वीडियो है, वहाँ पर देखें आप। हमने वर्णमाला को बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टा। टा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। क्या है? मूर्धा, मूर्धा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण जो है वो किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए का प्लस सा, ऑप्शन बी का प्लस चा, ऑप्शन सी का प्लस छा और ऑप्शन डी का प्लस सा। तो बताइए छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। का प्लस षटकोण वाला जो सा है इसके योग से बनता है छा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो इसका मतलब वो व्यंजन होगा। तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी या। तो बताइए कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या जो है वो स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। तो कौन सा वर्ग, यानी कि कौन सा जो वर्ण है वो टा वर्ग में शामिल नहीं है? तो टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा और ढा और अणा, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो तो होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। अगर वर्ग की बात करें तो इन्हें कहते हैं टा वर्ग। टा वर्ग। जब टा वर्ग होता है तो इसका मतलब जो है कि टा वर्ग में शामिल नहीं है। तो जो घा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। घा जो है वो का वर्ग में शामिल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? यानी कि कौन योग्यवाह है? तो कौन अयोग्यवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्पप्राण। तो कौन अयोग्यवाह है? तो अयोग्यवाह जो होते हैं, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह अंग और अंग है, इन दोनों को कहते हैं अयोग्यवाह। ये तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए विसर्ग। तो अयोग्य है विसर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत है, ऑप्शन बी ओष्ठ है, ऑप्शन सी तालव्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ, चा, छा, जा और झा और या, छोटी ई और बड़ी ई और या और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी कि तालव्य। तो छ वर्ण का जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो है तालव्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये ऑप्शन ई लिखें, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताएं ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी षटकोण वाला सा, ऑप्शन सी त्रा और ऑप्शन डी ज्ञा। तो बताएं, और एक ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा की बात करें तो छा का जो बनता है किसके मिलकर बनता है? छा बनता है का और षटकोण वाला सा, और त्रा मिलता है ता प्लस रा से, ता प्लस रा से, और जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है ज्ञा। इसलिए जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो षटकोण वाला सा है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये बल्कि क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है, यारा लावा किस वर्ग के अंतर आते हैं? तो यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो यारा लावा किस वर्ग के अंतर आते हैं? तो यारा लावा जो हैं वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नाक मुंह दोनों से होता है। आइए चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथम अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचम अक्षर। तो अनुनासिक जो व्यंजन होती है, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, वो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग के पंचम अक्षर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो बताएं प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न की बात करें तो ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्विक। आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगर प्रकंपित की बात करें, कंपित की बात करें, तो प्रकंपित कौन सा वर्ण है? तो रा जो है वो प्रकंपित, लुंठित या लोणित वर्ग है, वर्ण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए छोटा आ और बड़ा, ऑप्शन बी का और गा, ऑप्शन सी था और धा, और ऑप्शन डी फा और भा। तो बताएं इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं? अब अल्प प्राण की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है वर्ण है, अल्प प्राण बूझ रहा है। तो पहले हम महाप्राण देखें, किसको देखें? महाप्राण को। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अल्प प्राण कौन से हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, का और गा। ये क्या है? अल्प प्राण है, का और गा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा,
ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक है, ऑप्शन बी मूर्धन्य है, ऑप्शन सी ओष्ठ है, ऑप्शन डी कंठतालव्य है। तो बताएं ए और आय क्या कहलाते हैं? तो ए और आय इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। क्या होता है? कंठतालव्य होता है। आइए चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें से जो अल्पप्राण हमारा होता है वो सभी स्वर भी होते हैं इसमें शामिल, इसलिए ऑप्शन एक ये सही नहीं है इसमें। तो हम तीन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का और गा वाला और था धा वाला और फा और बा वाला। तो इनमें अगर हम तीनों में देखें तो जो का और गा हैं तो ये क्या हैं? अल्पप्राण हैं और बाकी ये दोनों क्या हैं? महाप्राण हैं। आइए चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष की बात करें तो घोष कहें या फिर क्या कहें? सघोष कहें। घोष कहें या फिर सघोष कहें। तो अगर सघोष या घोष तो ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी था। तो बताएं घोष वर्ण कौन सा है? अगर हम अघोष की बात करें, अघोष की बात करें तो अघोष का जो कोड नंबर होता है वो होता है 12, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और बाकी बच्चे क्या होते हैं? सब सघोष होते हैं। तो बताएं अगर का और खा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अघोष हो जाएगा, आ घोष हो जाएगा। चा और छा घोष हो जाएगा और पा अफा बा म्हा और ता और था ये भी अघोष हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है माँ। और माँ क्या हो जाएगा भैया? सघोष हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? इनके पास में लग जाएगा नुक्ता। क्या लग जाएगा? नुक्ता। तो ऑप्शन ए संस्कृत की हैं, ऑप्शन बी अरबी फारसी की हैं, ऑप्शन सी अंग्रेजी की हैं, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो का गा जाफा जो ध्वनियाँ हैं वो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए खा और गा, ऑप्शन बी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी ए और औ, ऑप्शन डी सा और सा। तो बताएं नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अभी बताया था हमने का खा गा जा फा। का खा गा जा फा ये कैसी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ या अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा और गा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? यानी कि महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन से वर्ग से संबंधित रखती हैं? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा और ऑप्शन डी पहला और चौथा। अगर हम महाप्राण की बात करें तो जैसे लिखें का और खा और चा और छा, का खा गा और घा और चा छा और जा और झा। तो जरा एक बात बताएं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है, चौथा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, यानी कि दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्या महाप्राण है? यानी कि जिसके अंत में एच आई इंग्लिश लिखते समय वो महाप्राण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इनमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? इसका मतलब महाप्राण दिए हुए हैं तो अल्पप्राण पूछ रहा है, एक अल्पप्राण होगा। ऑप्शन ए अगर, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी था और ऑप्शन डी फा। तो बताएं इनमें से अल्पप्राण कौन सा है? तो अब जरा इसमें कन्फ्यूजन होगा। के एच, चा सी एच, था टी एच और फा पी एच। अभी तो सर आपने बताया था कि जिसके अंत में एच हो तो वो महाप्राण होता है, तो इन सभी के अंत में तो एच है, तो इसमें से अल्पप्राण कौन सा है? तो भैया जरा ध्यान रखें कि ये जो चा है, चा चा अल्पप्राण में आता है और एक सा है ये महाप्राण के अंदर आता है। तो इसको याद रख लें, ये महाप्राण के अंदर और ये अल्पप्राण के अंदर। बाकी जिसके अंत में एच आ जाए वो महाप्राण, जिसके अंत में एच ना आए वो अल्पप्राण।
तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी की बा ध्वनि है। अब हिंदी की बा ध्वनि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दंत ध्वनि है, ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन सी तालव्य ध्वनि है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जो बा ध्वनि है, पा और फा और बा और भा और माँ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ओष्ठ ध्वनि है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा संज्ञा के भेद है। ये तो थे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। अब देखेंगे हम संज्ञा से संबंधित प्रश्न। वीडियो को स्किप ना करें। आगे हम जो देखेंगे वो बाइगोस की यानी कि सीडीपी बाल विकास से संबंधित बाइगोस की एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आइए चलते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछता ये अलग अलग टाइप में, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तो हो जाते 3। अगर यही पूछता अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर तो हो जाते 5। और वैसे पूछा है कि संज्ञा के कितने भेद है तो होते हैं 5। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा शब्द में जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें जातिवाचक संज्ञा है कौन सी? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी दुख। तो बताएं इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सेना की बात करें तो इसमें तो है समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। श्याम की बात करें तो इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम है तो इसमें व्यक्तिवाचक। अगर दुख की बात करें तो इसमें हो जाएगी भाववाचक, भाव, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। तो बचा कौन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लड़का। अब लड़का क्या है? लड़का है जातिवाचक संज्ञा। आइए चलते हैं। तो हमने संज्ञा को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। आप हमारी वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संज्ञा की वीडियो दे रखी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहा है इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन ए शत्रुता, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी गुरु, गुरु। तो बताएं इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा की बात करें जैसे मित्रता है, शत्रुता है, स्त्रीत्व है, इनमें भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा कौन सी में नहीं है? बाकी सब में जातिवाचक संज्ञा है, इसका मतलब। तो ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो बताएं इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो बालक, और बालक में और सुंदर में और मनुष्य में, यानी कि मनुष्य हो, बालक हो, जवान हो, तो क्या हो जाएगी? सुंदर। अब सुंदर की बात करें तो इसमें कैसे हो जाएगा? सुंदर। तो ये हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। तो विभीषण की बात करें, किसकी? विभीषण की बात करें से सदा होशियार रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक।
तो विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो बताएं कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी चतुराई, ऑप्शन डी ये तीनों। तो बताएं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो चाहे मैत्री हो, चाहे कुशलता हो, चाहे चतुराई हो, ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लघुत्व की अगर हम बात करें तो कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो बताएं मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी मधुरत्व, ऑप्शन सी माधुर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मधुर शब्द में भाववाचक संज्ञा बनवा रहा है, तो मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधुर्य। आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो यानी कि क्या होगा, माधुर्य। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है सभा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सभा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। तो सभा की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, समुदायवाचक या समूहवाचक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, वह पूरी यात्रा पर गया, वह पूरी यात्रा पर गया। तो वाक्य में जो पूरी शब्द है वो क्या है। ऑप्शन ए जातिवाचक है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी समूहवाचक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस शब्द में जो पूरी शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, उसके सपनों का सौदागर आया है। तो उसके सपनों का सौदागर आया है, इनमें सपनों शब्द है, सपनों शब्द क्या है। ऑप्शन ए भाववाचक है, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सपनों की बात करें, सपनों की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाववाचक, भाववाचक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए कंस, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी कड़वा। तो बताएं इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी में है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो देश नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। और कपड़ा, ये कौन सा कपड़ा, जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चा कौन, कंस जो है वो एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा का, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बताएं बचपन में कौन सी संज्ञा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचपन में भाववाचक संज्ञा होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है सुंदरता कौन सी संज्ञा है। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो बताएं सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो अगर सुंदरता की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। तो पुरुष भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है। तो ऑप्शन ए विशेषण से, ऑप्शन बी क्रिया से, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा से, ऑप्शन डी सर्वनाम से। तो पुरुष से बनी हुई है, पुरुष, तो पुरुष होता है जातिवाचक संज्ञा, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा बनेगा इसका पुरुष। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है।
तो राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है। तो रेखांकित शब्द संज्ञा है, यानी कि मैत्री की बात कर रहे हैं तो मैत्री, तो ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो मैत्री की अगर बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है, तो उड़ान किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए विशेषण से, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा से, ऑप्शन सी क्रिया से, ऑप्शन डी अव्यय से। तो उड़ान जो है शब्द है वो भाववाचक संज्ञा किससे बना हुआ है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो उड़ना, उड़ान बना है उड़ना, तो उड़ना जिसके अंत में ना आए वो होती है क्रिया, जिसके अंत में ना आए वो क्या बन जाती है? क्रिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्रिया से बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सभा में काफी भीड़ थी, ऑप्शन बी राम ने रावण को मारा, ऑप्शन सी चालाकी नहीं करो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चालाकी नहीं करो, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा का इसमें प्रयोग हुआ है। चालाकी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी शहर, और ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी मिठास। तो बताएं इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो हिमालय शब्द जो है हमारा वो क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हिमालय। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा हैं, तो शरारती और कठोरता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शरारती और कठोरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस वाक्य में संज्ञा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की वाक्य में संज्ञा है, तो गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा है। तो बताएं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी तुलसीदास क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखें, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो बताएं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल की अगर बात करें उसमें जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाली है। हरियाली क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताएं हरियाली क्या है? हरियाली की बात करें तो हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो संज्ञा पर आधारित थे। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो बाल विकास के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, यानी कि लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की अमेरिका के निवासी थे। उन पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्न में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है? ये कहना चाह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के जो चरण होते हैं, यानी कि सीखने के लिए चरण होते हैं बच्चे के, वो कौन से होना, किससे संबंधित होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन वन, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, ऑप्शन दो सामाजिक संदर्भ, ऑप्शन तीन परिपक्वता, ऑप्शन फोर विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन। तो वाइगोत्स्की किससे संबंधित थे? सामाजिक से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन दो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संदर्भ।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया है? तो ये तथ्य जो है, ऑप्शन ए ले वाइगोस्की, ऑप्शन 2 बंडूरा, ऑप्शन 3 पियाजे, ऑप्शन 4 चार्ल्स डार्विन। तो बताएं, बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया है? तो जब सामाजिक संस्कृति की अगर बात आ जाए, सामाजिक संस्कृति से बच्चे जब सीखे तो कौन हो जाएंगे? ले वाइगोस्की हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ले वाइगोस्की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 1 नैतिक, ऑप्शन 2 शारीरिक, ऑप्शन 3 आनुवंशिक, ऑप्शन 4 सामाजिक। तो वाइगोस्की बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारक मानते हैं वो समाज को मानते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक वाइगोस्की के अनुरूप कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। यानी कि कोई लक्ष्य है, ये लक्ष्य है और ये समूह है यहाँ पर। अब ये समूह इस लक्ष्य पर कार्य कर रहा है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। तो क्या ऑप्शन ए पारस्परिक अधिगम कर रहे हैं, ऑप्शन 2 सहयोग अधिगम हो रहा है, ऑप्शन 3 पाड़ है, ऑप्शन 4 अंतर्वाक है। ये सब के सब वाइगोस्की से संबंधित ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें आप, ये क्या करना चाह रहा है? कक्ष में सहपाठियों का एक समूह है जो एक सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। जब कार्य करेगा तो सहयोगिक अधिगम होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगिक अधिगम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम होता है। तो अधिगम क्या होता है? ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के अनुरूप, ऑप्शन 2 सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन 3 आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित, और ऑप्शन 4 जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप। क्योंकि वाइगोस्की जो थे वो सामाजिक संस्कृति से जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया था कि बच्चा सामाजिक संस्कृति से परस्पर अंतःक्रिया करके, व्यक्तिगत वार्ता करके बच्चा सीखता है, यानी कि अधिगम करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, कि बच्चे ये चाहते हैं कि अपने प्रति वयस्क क्या करें, ध्यान आकर्षित करें। ऑप्शन बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यानी कि वाइगोस्की की अगर बात करें तो वाइगोस्की समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया। यानी कि पियाजे साहब जो थे, इन्होंने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया था, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया था। तो कौन सा कारण बताया था? ऑप्शन ए चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क, ऑप्शन सी भौतिक कारक, और ऑप्शन डी पर्यावरणीय कारक।
तो बताइए वाइगोत्स्की ने किसे महत्व दिया था? तो वाइगोत्स्की की अगर बात आ जाए तो सामाजिक संपर्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बताएं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समीपत विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना, और ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, और ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहयोग देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, सहयोग देना। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखें कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया, ऑप्शन सी अनुकूलन एवं संगठन, और ऑप्शन डी पुरस्कार एवं दंड। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लेव वाइगोत्स्की किससे जुड़े हुए थे? सामाजिक पारस्परिक क्रिया से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का संप्रत्यय दिया गया था। ऑप्शन डी और लिखें, ऑप्शन डी और लिखें वाइगोत्स्की, 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 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंडूरा, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का जो प्रत्यय दिया था वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे? ऑप्शन ए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, और ऑप्शन बी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी परिपक्व होने से, ऑप्शन डी अनुकरण से। तो बताएं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? तो वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय गतिविधि, ऑप्शन सी एक अनुबंधित गतिविधि, और ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बंडूरा, और ऑप्शन सी पावलव, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा, अब भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भाषा किससे? समाज से। तो आइए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी एरिक्सन। तो बताएं किस के द्वारा निजी भाषा यानी कि अपनी भाषा, व्यक्तिगत भाषा पर जो बल दिया गया था, पहली बार जो बल दिया गया था वो वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वाइगोत्स्की पहली बार द्वारा वाइगोत्स्की द्वारा किया गया था। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पहले। वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार इतनी मेहनत हमको भी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो
को एडिट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, तो कम से कम इतनी मेहनत पर एक लाइक और एक व्यक्ति को आप शेयर अवश्य करें, ताकि उसके लिए ये क्लास मददगार हो सके। टेट और सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। ऑप्शन ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, अपने कार्य के लिए करते हैं। चलो, ऑप्शन बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन सी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो जीन प्याजे हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं इन विकल्पों के अनुसार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए फ्राइड का, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का, ऑप्शन सी एरिक्सन का, ऑप्शन डी पियाजे का। तो बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, तो ये जो कथन है वो वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यय के प्रश्न। तो लेव वाइगोत्स्की की अगर बात आ जाती है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ऑप्शन बी वयस्कों और साथियों से अनून क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन डी भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वयस्क और साथियों से अनून क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो पड़ता है। बच्चे भाषा अर्जन की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन चौमस की हो जाएंगे। ऑप्शन सी देखें, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल सही है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में संस्कृति की भूमिका होती है, ये कह रहे हैं कम होती है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इसलिए भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो वर्णमाला और संज्ञा और वाइगोत्स्की तीनों पर आधारित हमने जो 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए थे, अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो एक व्यक्ति को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।